हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं प्रोजेक्ट्स की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेव मोशन। एंड वेव मोशन जैसे कंप्लीट होगा देन वी विल स्टार्ट साउंड वेव। तो एक बार सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। हेलो अर्जुन, किसको, पूजा, संध्या, उमेश, एसके शर्मा, मनसू, दुर्गेश, बिरु, दिशा, कविता, आदित्य, आशिक, मणि, रंजना, विशाल, कुलदीप, राम, काजल, नवल, नीरज, दुर्गेश, पिंकू, शिवा, वनीत, सोनाली, अंकिता, गौतमी। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो भी आपका वेब था, वेब के यूजेस हम लोगों ने देखे कि किस वेब का क्या यूज होता है। हम लोगों ने देखा कि एक्सरे का क्या यूज होता है, फिर हम लोगों ने देखा अल्ट्रा वायलेट रे का क्या टाइप है, क्या उसका यूज है, और भी कई सारी चीजें हम लोगों ने देखी। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, यानी कि तरंगों के गुण, यानी कि तरंग की आवृत्ति क्या होती है, वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और भी जो आपका टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल क्या होता है, स्पीड कैसे निकालते हैं किसी वेव का, उससे रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, वी विल डिस्कस इन वेरी डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव या तरंग के गुण। समझिए, ये कोई वेव है, इस तरह से ऐसे प्रोपेगेट कर रही है। ओके, ध्यान से समझिए, ये कोई वेव है, इस तरह से ये प्रोपेगेट कर रही है। तो यहां पर देखिए ये वेव जिस मैक्सिमम ऊंचाई को प्राप्त करता है, ये जो पॉइंट है इसे हम लोग कहते हैं क्रेस्ट, क्रेस्ट या फिर इसे कहते हैं सिर्स, या फिर इसी को कहा जाता है शिखर। ठीक है, ये जो आपका सबसे जो नीचे वाला पॉइंट होता है, जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है किसी वेव का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं ट्रफ, या फिर इसे हम लोग कहते हैं गर्त। क्या बोलते हैं? गर्त। यानी कि इसी तरह यहां पर ये क्रेस्ट बनाएगा, फिर यहां पर ये अगला क्रेस्ट होगा, यानी अगला शीर्ष होगा, ये अगला ट्रफ होगा, यानी कि गर्त होगा। इस तरह फिर ये नेक्स्ट क्रेस्ट, मतलब अगला शीर्ष, और ये फिर इसी तरह नेक्स्ट ट्रफ, यानी कि ये अगला गर्त होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो वेव है, यहां से लेकर के यहां से ये चला और चलते चलते यहां तक पहुंचा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं कि इस वेव ने कितना, एक साइकिल, एक चक्र क्या किया उसने? कंप्लीट किया। इसी तरह फिर यहां से लेकर यहां तक फिर आया, ये दूसरा साइकिल कंप्लीट किया, फिर इसी तरह यहां से यहां आया, तीसरा साइकिल कंप्लीट किया इसने। ठीक, अब सवाल उठता है, सर व्हाट इज एम्पलीट्यूड? आयाम क्या होता है? तो देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आयाम क्या होता है? ये जो क्रेस्ट है इसकी ऊंचाई, या जो ट्रफ है इसकी गहराई, शीर्ष की ऊंचाई या गर्त की गहराई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयाम कहते हैं। और इसे डिनोट किससे किया जाता है? तो याद रखिएगा, इट इज डिनोटेड बाय ए, कैपिटल ए से इसे हम लोग डिनोट करते हैं। इसे हम लोग पूरा डिटेल में अभी लिखेंगे एक एक पॉइंट को। अभी आपको क्या करना है? समझना है बस। ये जो है आपका शीर्ष की ऊंचाई हो या गर्त की गहराई हो, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड या फिर आयाम कहते हैं, और इसे डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल ए से। दूसरा सवाल उठता है कि सर वेवलेंथ क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं तो यहां पर देखिए, ये जो दो लगातार शीर्ष है, ये दो लगातार शीर्ष है, ध्यान से समझिए। ये क्या है? ये दो लगातार शीर्ष है आपका। इस दो लगातार शीर्ष के बीच की दूरी, या फिर ये जो आपका दो लगातार गर्त है, ये दो लगातार गर्त है, इसके बीच की दूरी जो होती है,
इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। और लैम्डा से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड, आयाम की, आयाम का मतलब क्या होता है, शीर्ष की ऊंचाई या गर्त की गहराई, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे। दूसरा वेवलेंथ क्या होता है, तो दो लगातार शीर्ष या दो लगातार गर्त, इसके बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और इसे डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसके बाद की बात करते हैं तो सवाल उठता है, सर व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है। तो याद रखिएगा यहां से लेकर यहां तक ये एक साइकिल है, यहां से लेकर यहां तक ये दूसरा साइकिल है। किसी वेव के द्वारा एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट किए जा रहे हैं, ऐसे कितने साइकिल कोई वेव एक सेकंड में कंप्लीट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति। यानी आवृत्ति का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय वेव इन अ सेकंड, यानी कि प्रति सेकंड में तरंग के द्वारा तय किए गए, मतलब कंप्लीट किए गए चक्रों की संख्या, साइकिल की संख्या, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। और इसके बाद सवाल उठता है कि सर टाइम पीरियड क्या होता है, आवर्त काल क्या होता है। आवर्त काल के बारे में याद रखिएगा कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में, यहां से लेकर यहां तक ये जो एक साइकिल है, इस एक साइकिल को कंप्लीट करने में किसी भी वेव को, किसी भी तरंग को जितना समय लगता है, जितना वक्त लगता है, जितना टाइम लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और इसे डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल टी से। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये एक वेव है, इस वेव का ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है दैट इज नोन एज क्रेस्ट और शीर्ष और शिखर, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है दैट इज नोन एज ट्रफ और गर्त। इसी तरह जो हर पॉइंट होगा, ऊंचा पॉइंट जो होगा, सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसे हम क्रेस्ट कहेंगे, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, ट्रफ कहेंगे। और याद रखिएगा ये शीर्ष की ऊंचाई या गर्त की गहराई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आयाम या एम्पलीट्यूड। डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। दूसरा दो लगातार शीर्ष या दो लगातार गर्त, इसके बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, या फिर उसे हम लोग बोलते हैं क्या, तरंग दैर्ध्य। इसके बाद की बात करते हैं, ऐसा एक सेकंड में किसी वेव के द्वारा जो कंप्लीट किए गए साइकिल की संख्या है, यहां से लेकर यहां तक ये एक साइकिल है, यहां से लेकर यहां तक दूसरा साइकिल, ऐसा कितना साइकिल कोई वेव एक सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। और याद रखिएगा इस एक साइकिल को कंप्लीट करने में, एक साइकिल को कंप्लीट करने में किसी वेव को जितना समय लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड या फिर आवर्तकाल कहते हैं। अब एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को हम लोग लिखते हैं। आप लोग ये चित्र बना लिया होगा, आप लोगों ने नहीं बनाया है तो फटाफट आप लोग इसे क्या करिए, बनाइए। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, तो फटाफट इसे आप बनाइए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। ये चित्र बना लिया सभी ने, गुड गुड गुड, वेरी गुड। अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड या आयाम क्या होता है, याद रखिएगा शीर्ष की ऊंचाई या गर्त की गहराई, शीर्ष की ऊंचाई या गर्त की गहराई को आयाम कहते हैं। और यू कैन राइट height of crest, height of crest or depth of trough is called amplitude, is called amplitude. It is denoted by, it is denoted by कैपिटल ए, यानी कि इसे कैपिटल ए से निरूपित करते हैं। और अगर आपसे पूछे इसका एसआई यूनिट क्या होगा,
इसका एसआई यूनिट क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका एसआई यूनिट होता है मीटर, यानी कि जो आयाम है, आयाम को किस में मेजर किया जाता है? मीटर में मेजर किया जाता है। तो फटाफट इसे लिखिए, फिर हम लोग बात करेंगे वेव लेंथ क्या होता है। वेव लेंथ क्या होता है उसकी हम बात करते हैं, और इससे रिलेटेड कितने बेहतरीन न्यूमेरिकल्स बनते हैं आपके पेपर में वो भी आपको आप दिखाएंगे लास्ट में जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज हमारे पास 8 क्वेश्चन भी है जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, है ना। उसमें आपको देखेंगे पेपर में आपसे कैसे सवाल बनते हैं, यहां से कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं आपसे कैसे, ठीक है, उसे भी करेंगे हम लोग, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए, गुड गुड गुड, वेरी गुड। ना अब हम लोग बात करते हैं किसकी? वेव लेंथ की। वेव लेंथ या तरंग दैर्ध्य की डेफिनेशन भी आप लोगों को याद रखना है ना। बार बार ये चीज ध्यान में रखिएगा, डेफिनेशन भी आपको याद रखना है क्योंकि डेफिनेशन से भी आपसे सवाल बनते हैं। वेव लेंथ, वेव लेंथ या फिर इसे कहते हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या है? दो लगातार शीर्ष या दो लगातार तरफ, दो लगातार मतलब गर्त के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दो लगातार शीर्ष या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्टिन्यूअस क्रेस्ट और टू कॉन्टिन्यूअस ट्रफ is called wave length, and it is denoted by lambda. It is denoted by lambda, है ना। इसे लैम्डा से क्या करते हैं? निरूपित करते हैं, लैम्डा से निरूपित करते हैं। और इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है? इसका भी एसआई यूनिट याद रखिएगा मीटर ही होता है, यानी कि इसे भी मीटर में ही मापा जाता है। लेकिन नोट में यू हैव टू राइट वन पॉइंट, आपको एक पॉइंट लिखना है कि इसे जनरली सामान्यतः एंगस्ट्रॉम, इसे जनरली सामान्यतः किसमें? एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। इसे जनरली किसमें? एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। एंड माय क्वेश्चन इज, आपको यह बताना है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मच मीटर? 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं आपको यह बताना है। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं आपको यह बताना है। फटाफट आप बताइए, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1 एंगस्ट्रॉम में याद रखेंगे कितना मीटर होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक पॉइंट आपको और भी लिखना है, आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है, नोट में ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्ध्य पर, प्रकाश का जो कलर होता है ना उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ। कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ। और आप जानते हैं कि लाल रंग जो होता है, लाल रंग के प्रकाश का, है ना। अरे अवृत्ति अभी समझेंगे सालिनी, जस्ट वेट। याद रखिएगा जो आपका लाल रंग है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, बैगनी रंग है उसका जो वेवलेंथ सबसे कम होता है ना। इसलिए लाल रंग का स्कैटरिंग भी सबसे कम होता है, बैगनी रंग का जो स्कैटरिंग है वो सबसे ज्यादा होता है। यानी कि प्रकाश का कोई भी प्रकाश है उसका रंग किस पर निर्भर करेगा? उसके वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। इस चीज को आप याद रखेंगे। यहां तक सबको समझ में आया? दैट इज क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है तो फटाफट इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर मूव करेंगे।
तरंग की तीव्रता क्या होती है विजेता? जस्ट वेट। तीव्रता जो होती है ना, एक्चुअली में कोई भी वेव है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो डिपेंड करता है उसके एम्पलीट्यूड पर, उसके आयाम पर। अगर कोई वेव है ना, हाँ ये जो होगा ना किसमें होगा? इन लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, इन लॉन्गिट्यूडनल, इन ट्रांसवर्स वेव है ना, उसमें भी होता है। क्रस्ट ट्रफ उसमें भी होता है, हम लोगों ने देखा था। लॉन्गिट्यूडनल ये हम लोग बात कर रहे हैं किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं उसके अंदर की। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। लाल रंग का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है ना, ठीक है। देखिए वो साउंड की इंटेंसिटी की आप बात कर रहे हैं विजेता जी, अभी हम साउंड पे नहीं गए। साउंड की जो इंटेंसिटी होती है ना, जो ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही ऐसा होता है। सूर्य का मतलब सन का सनराइज के समय, सनसेट के समय लाल दिखना, ये किसके कारण है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हाँ न्यूमेरिकल आता है, भयंकर न्यूमेरिकल आता है, यहां से देखेंगे कैसे भयंकर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, है ना। आगे चला क्लियर। आगे हम लोग देखेंगे निरंजन जी, जब हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम देखेंगे, जब दृश्य मतलब जब हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट देखेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखेंगे, वहां पर देखेंगे किस कलर का वेवलेंथ कितना होता है। जो हम लोग कलर देखते हैं ना, जो हम लोग रंग देखते हैं, बैगनी हो, हरा हो, लाल हो, उसका जो वेवलेंथ होता है वो कहां से कहां तक होता है? 380 मतलब या 380 नैनोमीटर से लेकर के कहां तक होता है? अराउंड 700 नैनोमीटर के बीच में होता है, जिसमें कि 380 नैनोमीटर किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। 700 नैनोमीटर किसका होता है? लाल रंग का होता है। ठीक है, क्लियर। डेफिनेटली हेल्पफुल है सुरेंद्र। और आप लोग मतलब जो वाईटी पर जो सेशन चल रहा है आप लोग उसे देखिए, जो भी टेक्नीशियन का जिनका भी पेपर है उसी के लिए स्पेशली वाईटी पर क्लासेस आ रही हैं, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आवृत्ति। आवृत्ति या जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति या फिर जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब होता है किसी तरंग के द्वारा प्रति सेकंड पूर्ण किए गए, प्रति सेकंड पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, प्रति सेकंड पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति कहते हैं, यानी नंबर ऑफ साइकिल completed per second by a wave is called frequency, is called frequency and it is denoted by, इसे कैसे निरूपित करते हैं? तो याद रखिएगा इसे it is denoted by f, स्मॉल f से भी डिनोट कर देते हैं इसे, है ना। इसे स्मॉल f से भी डिनोट कर देते हैं, इसे न्यू, इसे बोलते हैं न्यू, है ना। ऐसे न्यू से भी डिनोट कर देते हैं, और इसे ऐसे n से भी डिनोट कर देते हैं, है ना। इस तीनों से डिनोट करते हैं, स्मॉल f से, ये न्यू है न्यू से, और इसे स्मॉल n से भी डिनोट कर देते हैं, है ना। और इसका जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट वो क्या होता है? याद रखिएगा वो होता है हर्ट्ज। इसे डिनोट करते हैं ऐसे HZ, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं 1/सेकंड, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सेकंड इनवर्स। ये सभी किसका यूनिट है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। ठीक है, धनजीत कब है आपका पेपर टेक्नीशियन का? सर्कल आरआरबी जे में एक क्वेश्चन आया था कि वाटर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर पीएच वैल्यू क्या होगी? अब वाटर मतलब उसमें क्या प्योर वाटर था, क्या वाटर था, हाँ उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा 20 को देखिए, अगर अभी नेक्स्ट इस ये जो वीक है ना, इसी वीक में साउंड आपका कंप्लीट हो जाएगा।
इस वीक के एंड तक में आपका साउंड कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इसी वीक में आपका साउंड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर चलते हैं इसके आगे। फटाफट इसे लिखिए। अब हम लोग बात करेंगे टाइम पीरियड। लिख लिया यहां तक? ओके, चलिए। वाटर लिखा था, देखिए अगर उसे 25 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है ना पीएच एट रूम टेम्परेचर, ध्यान से सुनिएगा, जो रूम टेम्परेचर होता है ना उस पर जो उसका पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7। लेकिन जैसे उससे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, जैसे वाटर को बॉईल करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका पीएच स्लाइटली डिक्रीज होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका पीएच मान जो हो जाता है लगभग 6.2 के आसपास हो जाता है। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग एसिड बेस सॉल्ट वगैरह पढ़ेंगे ना, वहां पर देखेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद टाइम पीरियड। टाइम पीरियड या फिर जैसे हम कहते हैं आवर्त काल। और आवर्त काल की बात करते हैं। आवर्त काल क्या होता है? एक चक्र को किसी तरंग के द्वारा एक चक्र को पूर्ण करने में लिया गया समय। एक चक्र को पूर्ण करने में लिया गया समय, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल बाय एनी वे। एंड याद रखिएगा, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। और इसका जो एसआई यूनिट होता है, वो होता है सेकेंड। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? सेकेंड, है ना। अब देखिए इसके आगे की बात करते हैं तो यहां पर आपसे रिलेशन पूछा जाता है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, क्लियर? ये ना जो तुम आकर यहां ऑर्डर पास कर रहे हो ना सूरज, है ना, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा ये बताइए, है ना। आप पढ़ने आए हैं या फिर हमें आप ज्ञान देने आए हैं? सर या तो आप पीडीएफ अपलोड कीजिए, नहीं तो आप अपनी राइटिंग सही करिए। मैंने बहुत प्रयास किया है अपनी राइटिंग को ठीक करने का, लेकिन नहीं, ऐसी ही मेरी राइटिंग है। आपको क्या समझ में नहीं आ रही है आप ये बताइए। और जहां तक A4 पीडीएफ की बात है वो आपका अपडेट होगा, जब उसको अपडेट होना होगा वो अपडेट हो जाएगा, है ना। ये जो ना आपका जो मतलब वो है ना क्या बोलता है तरीका बोलने का, ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें सुधार करिए, है ना। या तो अपनी राइटिंग सही करिए। जहां तक A4 पीडीएफ अपडेट होने की बात है वो हो जाएगी, ठीक है। पता नहीं कितना इंटेलिजेंट है ये लड़का, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए कोई नहीं। अब देखिए हम लोग जब बात करते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच जो रिलेशन होता है, T इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f, और यू कैन राइट F इज इक्वल टू क्या होता है? 1/t। ये रिलेशन याद रखिए, क्योंकि यहां से आपसे सवाल बनता है। कैसे न्यूमेरिकल्स बनता है यहां से, अभी हम लोग इसे समझेंगे। पहले आप इसे लिखो फिर चलते हैं इसके आगे। पहले आप इसे लिखिए फिर इसके आगे चलते हैं, है ना। कोई नहीं, होता है ना, इट्स नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना। अब
पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती है ना, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ देखो क्या है ना, t इज इक्वल टू 1/f कैसे होता है, अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिख लिया यहां तक सभी ने, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन है, अगर कोई वेव कोई वेव ऐसे लिख लीजिए 5 सेकंड में 30 साइकिल कंप्लीट करता है, इसी तरह का सवाल बनेगा तो उसकी आवृत्ति या उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। किस किस तरह का सवाल बनता है उससे हम तीनों तरह के सवाल देखेंगे, फिर इसके बाद आएंगे वेलोसिटी ऑफ वेव पर, ठीक। अब देखिए यहां पर जब हम बात करते हैं, आप जानते हैं नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। 5 सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट करा, 30 साइकिल। 1 सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट करेगा, वही तो आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ना। 1 सेकंड में क्या 30/5 क्या आ जाएगा, ये 6, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, यानी 6 हर्ट्ज जो है ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। 6 हर्ट्ज लिख लीजिए, 6 सेकंड इनवर्स लिख लीजिए, 6 1/सेकंड लिख लीजिए, सारा सेम। पहला सवाल इस तरह का बनेगा आपसे। दूसरा सवाल कैसा बनेगा, अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। अब यहीं पर प्रूफ होगा, एक बच्चे ने सवाल पूछा सर t इज इक्वल टू 1/f कैसे होता है, यहां पर अभी प्रूफ करके आपको बता देंगे इसी क्वेश्चन में। बताइए सॉल्व करिए इसको, आपको रिलेशन पता है, क्या है रिलेशन, t इज इक्वल टू 1/f। क्वेश्चन को लिख लीजिए इंग्लिश में, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी वेव इज 50 हर्ट्ज देन व्हाट इज टाइम पीरियड, f इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है 1/f। इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, फिर प्रूफ भी कर देंगे इसको। 1/f यानी कितना, 1/50 यानी कितना 0.02 सेकेंड, 0.02 सेकेंड, ओके। दूसरा सवाल इस तरह का बनेगा, यहां से दूसरा सवाल इस तरह का बनेगा, यहां से 0.02 सेकेंड। अब ये प्रूफ कैसे होगा, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ाइए ना प्लीज सर। आदित्य मतलब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, और आपने जब बैच परचेज किया था तो उसमें आपने देखा था लिखा हुआ था हिंदी मीडियम बैच है। ये तो मैं बच्चों के ईज के लिए मैं थोड़ा इंग्लिश यूज कर दे रहा हूं कि मैक्सिमम चीजों में बाइलिंगुअल मोड में, क्या मैंने इंग्लिश में नहीं बताया है। ये बैच प्योर हिंदी मीडियम है, लेकिन मैं बच्चों के सुविधा के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अंग्रेजी यूज कर रहा हूं कि ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ अंग्रेजी में ही पढ़ाओ तो आप इंग्लिश मीडियम वाला बैच परचेस करिएगा आगे से, है ना। तुम ना पीडीएफ से ही पढ़ो सूरज, है ना, ठीक है। तुम पीडीएफ से पढ़ो, मुझे पता है आप जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, मैं भी उस दौर से गुजरा हूं, और मुझे पता है बच्चे पीडीएफ से कितना पढ़ते हैं। तो नोट्स बनाइए अपना, है ना सर, नोट्स बनाइए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। चलिए अब यहां पर प्रूफ करते हैं इसको, जिस भी बच्चे का डाउट था। देखिए क्या कि 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट हो रहा है, 1 सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट हो रहा है ना सर, बताओ हाँ या नहीं। अब टाइम पीरियड क्या होता है, अब देखो 50 साइकिल को कंप्लीट करने में कितना सेकंड लग रहा है, 1 सेकंड। 1 साइकिल को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, 1/50 सेकंड, यही तो टाइम पीरियड है। अरे हाँ नहीं बोलो तो प्रूफ हो गया, t इज इक्वल टू क्या 1/f। आया समझ में,
50 साइकिल को कंप्लीट करने में कितना सेकंड? 1 सेकंड। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना सेकंड लगेगा? 1/50 सेकंड। यही तो आपका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/f आ गया। ठीक, बात समझ में आ गई? सर जी 0.02 कैसे आया? देखिए 1/50, 1/50 को करो ना सॉल्व। गणित नहीं पढ़ी हो, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले पॉइंट डालेंगे, 1 0 आएगा, फिर 1 0 डालेंगे, फिर यहां पर 1 0 आएगा। 50 से 100 कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। 1/50 को मैंने 0.02 लिखा है। ठीक है, क्लियर है? आगे चला तो इसमें कुछ था ही नहीं फॉर्मूले में। आगे समझ में? आगे चला हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव कराएं। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव कराएं। चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे बनेगा? अगर किसी वेव का आवर्तकाल 0.004 सेकंड है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? If time period of any wave is 0.004 second, then what is its frequency? ये 3 तरह का सवाल बनेगा इस रिलेशन से। If time period of any wave is 0.004 second, then what is its frequency? तो सिंपल है, आपके पास फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्या होता है? 1/t, 1 बाय कर लो, ठीक है। ये 3 तरह का सवाल आपके पेपर में बनता है। अब हम लोग चलेंगे अगले, इससे थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, है ना? इससे थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि किसी भी वेव का स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी जो तरंग है उसकी चाल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसे अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत? चलिए ठीक। अब देखिए, आप लोग जानते हैं स्पीड ऑफ वेव या तरंग की चाल, समझो ये वेव है, यहां से यहां तक ये क्या है? लैम्डा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ। और यहां से लेकर यहां तक, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक इसको जो समय लगेगा, यहां से लेकर यहां तक ये भी एक ही साइकिल है, इसको पूरा करने में जो समय लगेगा उसे क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड या आवर्त काल, ये होता है ना? ठीक है, अब आप देखो, आप जानते हो चाल बराबर क्या होता है सर? चाल बराबर आप लोग जानते हैं दूरी बटे समय होता है, हाँ या नहीं बोलो? अरे स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ या नहीं? ठीक, अब यहां पर हमें चाल निकालना है किसका? तरंग का। तो तरंग का चाल बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ वेव या तरंग की चाल बराबर क्या हो जाएगी? तरंग की चाल। यहां पर दूरी क्या है? दूरी क्या है सर? डिस्टेंस क्या है बताओ? वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य। डिस्टेंस क्या है? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा डिवाइडेड बाय क्या? टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल, डिवाइडेड बाय क्या? आवर्तकाल। आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड, यही तो समय है। यानी कि ये रिलेशन जो है ना, इसको लिख लीजिएगा ऊपर इंग्लिश में, वेवलेंथ। एक तो फॉर्मूला आपका ये आया क्या कि स्पीड बराबर क्या आ गया? वेवलेंथ
यानी तरंग दैर्घ्य अपॉन टाइम पीरियड, तरंग दैर्घ्य अपॉन टाइम पीरियड, या फिर इसे आप ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। एक तो ये रिलेशन आया, ठीक है, ये एक रिलेशन आया, ठीक है। अब इसके आगे और रिलेशन देखते हैं। पहले ये रिलेशन फटाफट लिखिए आप लोग, और इससे रिलेटेड काफी सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, काफी सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। कैसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप इसे लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। हो गया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए चाल बराबर क्या लिखा है, चाल बराबर क्या है, तरंग दैर्घ्य बटे आवर्तकाल, ये है ना, यानी वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, लैम्डा अपॉन टी लिख सकते हैं ना। अब आप जानते हैं क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी लिख सकते हैं। क्या हम इसे लिख सकते हैं क्या, लैम्डा इंटू एफ, यानी कि चाल बराबर स्पीड बराबर क्या आ गया, लैम्डा इंटू एफ। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। यानी कि स्पीड का नया फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, चाल बराबर क्या आ गया, तरंग दैर्घ्य गुने आवृत्ति। ये भी क्या है, आपका फॉर्मूला है किसका, स्पीड का। यानी कि आप v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, लैम्डा इंटू एफ भी लिख सकते हो, बात एक ही है। ठीक, आप जानते हैं तरंग दैर्घ्य बटे आवर्तकाल है, हम इसे लैम्डा अपॉन टी लिख सकते हैं। लैम्डा इंटू 1/t, और 1/t क्या है, ये एफ के बराबर है, या क्या हम इसे लैम्डा इंटू एफ भी लिख सकते हैं। यानी कि स्पीड का नया फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी तरंग दैर्घ्य गुने आवृत्ति। ठीक, क्लियर। अब इससे रिलेटेड देखिए न्यूमेरिकल्स कैसे चुटकी में आप बनाएंगे। कहते हैं ना, देखने में लगे अरे कितना मुश्किल है ये, है ना, लेकिन क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन आप पाएगा यूं ऐसे सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2, चलिए ठीक है, अभी पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। क्वेश्चन करोगे तभी पता चलेगा ना बाबू। क्वेश्चन है, अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है तथा इसकी चाल 100 मीटर पर सेकंड है, 100 मीटर पर सेकंड है, तो इसका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य तथा आवर्तकाल, आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड क्या होगा। इफ frequency of any wave is 20 hertz and it is moving with a speed of 100 meter per second, if frequency of any wave is 20 hertz and it is moving with a speed of 100 meter per second, then what is its wavelength and time period, then what is its wavelength and time period। आपके पास फॉर्मूला है सर, क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, देखो f is given how much 20 hertz, v is given how much 100 meter per second and you have to calculate what lambda, और आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो लैम्डा इज इक्वल टू, आपको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू एफ। v कितना है, देखिए तो कितना आसान है ना, v कितना है 100, लैम्डा कितना आपको निकालना है, f कितना है 20 से कितनी बार में घटा, 5 बार में, लैम्डा कितना आ गया 5 मीटर, यानी वेवलेंथ आपको पता चल गया कितना है 5 मीटर। और फिर आपको टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है, t इज इक्वल टू क्या होता है 1/f,
1/20 0.05 सेकेंड, 0.05 सेकेंड। ठीक है, यही आएगा ना? हाँ नहीं बोलो, जिसका भी ये है बिल्कुल सही उत्तर। आ गया समझ में? दूसरे सवाल की तरफ चला। दूसरा सवाल कैसा बनेगा देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो बनेगा किस टाइप का, अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज है तथा इसका वेवलेंथ 5 मीटर है, तो इसका स्पीड क्या होगा? इफ frequency of any wave is 30 hertz and its wavelength is 5 meter, then what is speed of the wave? Then what is speed of the wave? तो आप जानते हैं v is equal to क्या होता है? That is lambda into f. Lambda is given. lambda कितना है? 5. f कितना है? 30. कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना? बताओ कुछ है इस न्यूमेरिकल में? बच्चा सब झूठे न्यूमेरिकल से डरता है एकदम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिख लिया? हो गया सबका? ठीक है, चलिए अभी आपको पीवाईक्यू भी कराएंगे। पीवाईक्यू भी अभी आएगा, जस्ट वेट। पीवाईक्यू भी अभी हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखो, अगर किसी वेव की स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड है तथा इसका वेवलेंथ, जिस तरह का जितने तरह का सवाल बन सकता है सब करवाएंगे आपको। इसका वेवलेंथ 5 मीटर है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी तथा टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल क्या होगा? If speed of any wave is 200 meter per second and its wavelength is 5 meter, then what is its frequency and time period? If speed of any wave is 200 meter per second and its wavelength is 5 meter, then what is frequency and time period? अब जानते हैं lambda is equal, v is equal to क्या होता है? lambda into f. Lambda is given, v is given how much? 200. Lambda is given how much? 5. You have to calculate f. इसको काटिए। f is equal to क्या आ गया? 40 हर्ट्ज। टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f 1/40। हाँ, इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा? पॉइंट से एक जीरो आएगा, फिर जीरो, तो जीरो आएगा। 40 से दो बार में 40 दूना 80। ठीक है, फिर आपका 20 बचेगा। ठीक है, जो भी इसमें देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। आई थिंक 0.025 सेकंड आएगा ये, है ना? 0.025 सेकंड आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब एक सवाल और करते हैं इस टाइप का, फिर हम लोग चलेंगे पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे, कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे इससे रिलेटेड। इस तरह का एक क्वेश्चन और पूछता है, वो देख लेते हैं। तो अगले टाइप का क्वेश्चन,
चल ऐसा सेम पूछता भी दिखाएंगे ना कैसा पूछता है, सब दिखाएंगे। पीवाईक्यू आप लोग खुद भी देखते ही होंगे, ऐसा नहीं है ना पीवाईक्यू नहीं देखते होंगे, जाकर के देखिएगा पीवाईक्यू। अभी आपको क्वेश्चन भी कराएंगे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर किसी वेव का वेवलेंथ 4 मीटर है तथा फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, तो इसे 1 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो इसे 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब ये थोड़ा अलग हो गया, कुछ थोड़ा सा घुमा दिया, बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा घुमा दिया है, ठीक है। लगभग 6-7 नंबर का पूछेगा सूरज जी। क्वेश्चन कह रहा है इफ wavelength of any wave is 4 meter and its frequency is 10 hertz, then what is time required by wave to cover a distance of 1 kilometer? If wavelength of any wave is 4 meter and its frequency is 10 hertz, then what is time required by wave to complete a distance of, या to cover a distance of 1 किलोमीटर। आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना, मतलब स्पीड निकालना है वेव का। वेव का स्पीड क्या होता है, लैम्डा इंटू एफ। लैम्डा कितना है, 4 है, फ्रीक्वेंसी कितना है 10 है, यानी कि किस स्पीड से मूव करेगा वे, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब आपसे पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर दूरी तय करने में इससे कितना समय लगेगा, तो यहां पर टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। क्या स्पीड है इसका, 40 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट कर लीजिए, 40 से कितने बार में कटेगा ये, 40 से 25 बार में कटेगा, है ना, 25 बार में कटेगा ना 40 से। कल करके देखना क्या आ जाएगा, 25 सेकेंड। ये आपका जो होगा सही उत्तर आएगा। टेक्नीशियन का यूट्यूब पर चल रहा है भोली जी, 4 से 5 केजीएस रेलवे एग्जाम पर सेशन चल रहा है। ये फ्राइडे तक ये सेशन चलेगा आपका, है ना, फ्राइडे तक आपका ये सेशन चलेगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस होने के बाद हीट क्यों होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है ना, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक उष्माक्षेपी प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है आपका हीट रिलीज होता है, इसलिए वहां पर वो गर्म हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, वेवलेंथ दिया है लैम्डा, फ्रीक्वेंसी दिया है 10। तो सबसे पहले हमने वेव की स्पीड निकाली कि वेव किस स्पीड से मूव कर रहा है। तो वेव का स्पीड आ गया हमारा कितना, 40 मीटर पर सेकंड। अब के वेव का स्पीड 40 मीटर पर सेकंड, तो वेव को 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। कितना समय वेव को चलना है, कितना मतलब दूरी चलना है, 1000 मीटर। वेव का स्पीड कितना है 40, तो 1000 बटे 40 कर दिया, कितना आ गया, 25 सेकंड आ गया। आगे बात समझ में, तो क्वेश्चन में क्या दिया है ना उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं उसे डिस्कस करते हैं, वहां पर भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ये पीवाईक्यू जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ये सारे आपके क्या है, पीवाईक्यूज हैं, रेलवे के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। क्या होगा, अ टेलीविजन रिमोट यूजर्स व्हिच रे, इंफ्रारेड रे। इंफ्रारेड रे को किसने खोजा, अभी करवाएंगे। इंफ्रारेड रे को किसने खोजा बताओ, इंफ्रारेड रे को किसने खोजा है बताइए, इंफ्रारेड रे को किसने खोजा है, इंफ्रारेड रे को किसने खोजा है बताओ, हर्सल, वेरी गुड, किसने खोजा है, हर्सल। अगला क्वेश्चन है, ए माइक्रोवेव ओवन यूजेस वेव विथ large wavelength in the invisible range, small wavelength in the visible range, large wavelength in the visible range, या फिर small wavelength in the invisible range। ये कैसा वेव होता है, इनविजिबल रेंज में आता है, ये दृश्य
किरणें होती हैं। और इनका माइक्रोवेव में क्या यूज होता है, माइक्रोवेव का ही यूज होता है माइक्रोवेव ओवन में, माइक्रोवेव का, जिसको खोजा किसने, हर्ट्ज ने। तो इनका वेवलेंथ क्या होता है, लार्ज, है ना, लार्ज होता है ना वेवलेंथ इसका, क्या हो जाएगा, लार्ज वेवलेंथ इन द इनविजिबल रेंज। ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से सवाल को पढ़िए। Our boat at anchor is rocked by a wave whose velocity is 20 meter per second and crest at 20 meter apart, 200 meter apart. The boat bounces up once in every. यहां पर क्या पूछ रहा है, देखिए क्या दिया है आपका, वेलोसिटी दिया है, लैम्बडा दिया है, और आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है, आवर्तकाल पूछ रहा है। तो सवाल को पढ़िए और उत्तर दीजिए। क्या है, v इज इक्वल टू कितना है, 20, लैम्डा कितना है आपका 200 मीटर, क्या निकालना है, टाइम पीरियड। आप जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा अपॉन t, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन v। लैम्डा कितना है 200, v कितना है 20, कितना हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये, आया समझ में। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रे इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इसमें से कौन सा पेयर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है नेचर में, मतलब नॉट, कह रहे नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, रे इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, कह रहा नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में। दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी को भी अंकुश बोलते हैं, वेवलेंथ। दो लगातार शीर्ष के बीच की दूरी को भी क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, है ना। यहां पर नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कोई कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है नेचर में, ये पूछ रहा है आपसे। तो अल्फा रे और बीटा रे, यहां पर तो एक्सरे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, गामा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, बीटा रे यहां पर, लेकिन गामा रे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा रे एंड बीटा रे। अल्फा रे क्या होता है एक्चुअली में, अल्फा रे इज एक्चुअली, याद रखिएगा, हीलियम प्लस प्लस आयन होता है, ये हीलियम का प्लस प्लस आयन होता है। और बीटा रे क्या होता है, बीटा रे इज एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए अल्फा रे जो होता है ना वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, बीटा रे कैसा नेगेटिवली चार्ज्ड होता है ना। ठीक। और मेरा सवाल है, एक्सरे, एक्सरे को किसने खोजा है, आप लोग ये बताओ, एक्सरे को किसने खोजा, एक्सरे को किसने खोजा है, आप लोग ये बताया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक डोरी का सिरा हर 1.5 सेकंड में एक बार ऊपर और नीचे कंपन करता है और तरंगे डोरी के अनुदिश 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से फैलती है। तरंगों की तरंग दैर्ध्य है, वही फॉर्मूला, विलियम रॉन्टसन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखिए यहां पर आपको दिया है टाइम पीरियड कितना है, 1.5 सेकंड है, ठीक है, और स्पीड दिया हुआ है v कितना दिया हुआ है, v इज इक्वल टू दिया है 6 मीटर पर सेकंड। आपको निकालना क्या है, देखो लैम्डा, आप जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा अपॉन टी। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू टी। v कितना है दिया है ना 6, टाइम पीरियड कितना है 1.5, कितना हो जाएगा, 6 गुना 1.5 करो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है ये सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन करा हूं सारा पीवाईक्यू। ये एक क्वेश्चन दिखा था पीवाईक्यू, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी पावर सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे करिए। मुझे दिखा, मैंने सोचा ये क्वेश्चन भी आपको करवा दूं। करिए फटाफट। There are body of mass 2 kg is thrown upward with initial velocity of 20 meter per second. After 2 seconds, its kinetic energy will be g आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा 2 सेकंड के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। 20 सेकंड भी तो होता है, 20 सेकंड क्या होता है, 20 सेकंड भी। यहां पर देखो v इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, आपको यहां पर पहले v निकालना है, v इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस 80। v u कितना है आपका 20 प्लस a कितना होगा -10, क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं तो उसका एक्सेलरेशन जो है नीचे की ओर कितना लगेगा -10, क्योंकि यहां पर आपका g दिया हुआ है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू t कितना है 2, क्या हो जाएगा 20 - 20, यानी 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, यानी वो मैक्सिमम हाइट को अचीव कर चुका होगा।
तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, v कितना है आपका 0, काइनेटिक एनर्जी भी क्या 0। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। अरे आया समझ में, समझ में आया, हाय नहीं बोलो। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, 4 किलोग्राम वजनी एक वस्तु स्थिर स्थिति में है, निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, बताइए। अभी एक क्वेश्चन और है, उसके बाद छुट्टी। कहां जाना है खुशी आपको, ये छुट्टी चाहिए है? चलिए, कह रहा है 4 किलोग्राम वजनी एक वस्तु स्थिर स्थिति में है। नहीं, आप जानते हैं क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये होता है ना वर्क डन। इनिशियली रेस्ट में है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहां पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि रेस्ट में v 0 है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, हाफ इंटू एम कितना है 4, v स्क्वायर, v कितना है आपका देखिए 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 से 2 बार में काट दो, 25 25 दूनी कितना हो गया, 25 25 दूनी 50 हो गया ना, 50 जूल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, वही वर्क डन है, यानी 50 जूल माइनस 0, 50 जूल, वर्क डन क्या हो गया 50 जूल, 50 जूल। और यह है आपका लास्ट क्वेश्चन। एक मुझे क्वेश्चन दिखा तो मैंने आपका यहां पर डाल दिया ये क्वेश्चन। बाकी कल भी हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, वेव मोशन से रिलेटेड कल भी हम लोग सवाल करेंगे, है ना। कौन हमेशा पेयर में लगता है, यानी कि कौन कह रहा है प्रकृति में कभी अकेले नहीं लगता है, कौन नहीं लगता है, बल। और ऐसा न्यूटन की गति का कौन सा नियम कहता है, ऐसा न्यूटन की गति का कौन सा नियम कहता है, और ऐसा न्यूटन की गति का कौन सा नियम कहता है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है ना जी। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो हम लोगों का फिजिक्स ना लगभग 70% के आसपास कवर हो चुका है, ठीक है। अब आप लोग बाकी साइंस के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो केजीएस रेलवे एग्जाम पर हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, 4 से 5 और टेक्नीशियन पेपर, टेक्नीशियन के पेपर के लिए कर रहे हैं, है ना। बाकी वो सभी एग्जाम में, मतलब अगर आपका कोई ग्रुप डी का पेपर है, एनटीपीसी का पेपर है, 12th लेवल का पेपर है, या फिर आरपीएफ कांस्टेबल वगैरह का पेपर है, तो सब में वो आपका हेल्पफुल होगा। आप लोग उसे देख सकते हैं, काफी इंफॉर्मेटिव सेशन होता है वो, है ना, क्योंकि वो रेयरली कभी लगती है यूट्यूब पर। तो इस वीक आप लोगों को मतलब मिला है कि यूट्यूब पर मतलब इस वीक ही वो क्लास चलने वाली है, 5 क्लास चलेगी, एक कल हो चुकी है, बाकी क्लासेस जो है 4 क्लासेस और होगी फ्राइडे तक। तो आप लोग उसे देखिए, उसमें हम काफी अच्छे अच्छे सवाल, काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करवा रहे हैं। और बाकी मेरे हिसाब से आप लोगों से फिजिक्स जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है, एक आध क्वेश्चन अगर आप छोड़ दीजिए तो आप मेरे हिसाब से सारे सवाल आप कर लेते होंगे फिजिक्स के, कहीं पर कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होती होगी, है ना। बॉब का कोई फुल फॉर्म नहीं होता बाबू, बॉब को बॉब ही बोलते हैं, है ना। पेंडुलम में बॉब की बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है। सब साथ ही होगा, अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट सब एक के साथ होगा, है ना, जब भी होगा मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे। केजीएस रेलवे एग्जाम्स, केजीएस रेलवे एग्जाम्स पर होगा, यूट्यूब पर जो क्लास हो रही है 4 से 5। कमरे का तापमान बढ़ता है ना, जब पंखा चलाते हैं ना, कमरे का तापमान क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि जो उनके अंदर जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन में आ जाते हैं, जिसके कारण उनकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, इसके कारण ऐसा होता है, ठीक है। फिजिक्स से अब तो डर नहीं लग रहा है ना आप लोगों को, हाँ जी, फिजिक्स से अब तो डर नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, डेली नहीं होगा, इसी वीक होगा बस। लेंसेस को कब से पढ़ाएंगे धनराज, जब लाइट स्टार्ट करेंगे, साउंड के बाद हमारा लाइट स्टार्ट होगा, तो उसमें हम लाइट लगभग 8-10 क्लास चलेगी। आप ये मान लीजिए फिजिक्स के अभी आपके अराउंड 20 के आसपास क्लासेस और होंगे, 20 क्लासेस के आसपास, है ना। उसके बाद हमारा फिजिक्स जो है कंप्लीट होगा, ठीक है। डेफिनेटली है गरिमा जी, बिल्कुल है। आपका कई सारे पोस्ट हैं जिसमें कि आप स्पेक्टिकल्स वाला वो कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, कई सारे पोस्ट हैं, 1-2 पोस्ट को छोड़कर बस
जो आपका एसएम होता, मतलब जो एसएम होता है, मतलब एएसएम जिसे बोलते हैं, और जो आपका ट्रेन मैनेजर होता है उसमें थोड़ा आई का ज्यादा वो होता है, बाकी पोस्ट में नहीं होता मसला कुछ भी। ठीक है, ठीक है, केमिस्ट्री का भी डर खत्म हो जाएगा पात्रा साहब, चिंता मत करिए। वेव मोशन खत्म हो गया, अब कल से हम लोग आप स्टार्ट करेंगे, कल से साउंड वेव को। केमिस्ट्री मैं ही पढ़ाऊंगा रोशन आपको, ठीक है। चलिए, ये अमित अराउंड फैब में होगा, फैब के बाद ही होगा, फैब मार्च के आसपास, उसके पहले नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक, चलिए, ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में, है ना, इसके आगे के टॉपिक के साथ, साउंड के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।